Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आरबीएससी की जो ये क्लास चला रही है आपकी आरबीएससी 11 साइकोलॉजी की, उसमें आपको 18 क्लासें पहले पढ़ा दी है। आज क्लास नंबर 19 है, तो 19वीं क्लास को मित्रों आज पढ़ने वाले हैं और आज पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार कि कौन कौन से अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार रीट एग्ज़ाम में से इस पेज में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको हर कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर पढ़ना है साथियों। यहाँ से डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। मित्रों, आपको इस क्लास के अंत में जो भी आप पढ़ने वाले हो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए या फिर ये भी पता चल जाए कि आपने कितना सीखा है, आपने कितना ग्रहण किया है। तो टॉपिक डाल लीजिए सभी। अभिप्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिव्स। साथियों, अभिप्रेरणा के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। अभिप्रेरणा के दो मुख्य सामान्य प्रकार होते हैं, जैविक अभिप्रेरणा और मनोसामाजिक अभिप्रेरणा। तो सबसे पहले तो आपको नोट करके लिखना है, अभिप्रेरणा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है जैविक अभिप्रेरणा और दूसरी होती है मनोसामाजिक अभिप्रेरणा। इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है मैं बताने वाला हूँ। साथियों, जैविक अभिप्रेरकों को शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि उनका संचालन मुख्यतः शरीर के शरीर क्रियात्मक तंत्र पर निर्भर करता है। इसके विपरीत मनोसामाजिक अभिप्रेरक प्राथमिक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा सीखे गए होते हैं। तो देखिए मित्रों, नॉर्मली इनमें जो डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि जो जैविक अभिप्रेरक है उनको एक और अन्य नाम से जाना जाता है शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक। तो डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जैविक अभिप्रेरक का अन्य नाम क्या है, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक को ही जैविक अभिप्रेरक है। साथ ही इसको शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक क्यों कहते हैं जैविक अभिप्रेरक को? क्योंकि जैविक अभिप्रेरकों का संचालन मुख्यतः किसके द्वारा? शरीर के शरीर क्रिया तंत्र पर यह निर्भर करता है। और यदि बात करें मनोसामाजिक अभिप्रेरक की, तो मनोसामाजिक जो अभिप्रेरक है वो प्राथमिक रूप से जो पर्यावरणीय आपके कारक है, आपके वातावरण में आसपास जो कारक है उसके साथ व्यक्ति अंतःक्रिया करता है और उसके द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है। साथियों, फिर भी इन दोनों में दोनों प्रकार के जो अभिप्रेरक है जैविक और मनोसामाजिक, इनमें एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। मित्रों, इनका आपस में जरूर संबंध होता है, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। अर्थात कुछ परिस्थितियों में जैविक कारक कुछ अभिप्रेरकों को उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ अन्य परिस्थितियों में मनोसामाजिक कारक अभिप्रेरक को उत्पन्न कर सकते हैं। कौन सा अभिप्रेरक को? जैविक अभिप्रेरक को। अतः अभिप्रेरक अपने आप में पूर्णतः जैविक अथवा मनोसामाजिक नहीं होता, बल्कि वे व्यक्ति में विभिन्न मिश्रणों में उद्दीप्त होते हैं। साथियों देखिए, जो जैविक अभिप्रेरक है और जो मनोसामाजिक अभिप्रेरक है तो दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। पूर्ण रूप से दोनों स्वतंत्र नहीं है। कुछ जगह पर जैविक अभिप्रेरक मनोसामाजिक अभिप्रेरक को प्रभावित करता है और कुछ जगह मनोसामाजिक अभिप्रेरक जैविक अभिप्रेरक को प्रभावित करता है। साथियों, पहले टॉपिक डालना है आपको जैविक अभिप्रेरक, जिसको पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स, जिसको कह सकते हो आप इंग्लिश में। तो टॉपिक डालिए जैविक अभिप्रेरक। पढ़ेंगे पहले जैविक अभिप्रेरकों को, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे मनोसामाजिक अभिप्रेरकों को। तो साथियों, जैविक अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक होते हैं जो जन्मजात होते हैं और जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, तथा इन अभिप्रेरकों के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो बहुत ही सीधी सी चीज़ है कि जो चीज़ आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो, वो ही जैविक अभिप्रेरक कहलाते हैं। जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, श्वसन क्रिया है, काम वासना है, इनको भी अधिकतर मनोवैज्ञानिक है, इनको किसके अंतर्गत मानते हैं साथियों? जैविक अभिप्रेरक के अंतर्गत इनको माना जाता है। मित्रों, इन अभिप्रेरकों को शारीरिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे शेरिप एक मनोवैज्ञानिक है, ने कुछ न्यूनतम कसौटी या विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनके होने पर किसी भी अभिप्रेरक को शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक की श्रेणी में रखा जा सकता है।
ऐसी विशेषताएं निम्नांकित है। तो साथियों नोट करके लिखिए, यहाँ तक तो आपको लिखना है, यहाँ तक तो लिखना होगा आपको। और ये भी लिखना है कि जो शारीरिक अभिप्रेरक है वही जैविक अभिप्रेरक कहलाते हैं। देखिए जो मनोवैज्ञानिक है शेरिफ जिनका नाम है, इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं कि यदि किसी अभिप्रेरक में ये विशेषता होती है तो वो जैविक अभिप्रेरक हो सकता है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं साथियों? पहली विशेषता आती है अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति में एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में समरूपता हो, कि जो प्रजाति है यदि सभी सदस्यों में एक समान रूप से वो अभिप्रेरक पाया जाता है तो वो जैविक अभिप्रेरक हो सकता है। जैसे भूख सबको लगती है, मानव जाति हो, मानव जाति की यदि बात करें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसको भूख नहीं लगती हो, भूख ये जैविक है। नींद सबको आती है, ठीक है, श्वसन क्रिया सभी करते हैं। तो इस साथियों एक प्रजाति के सभी लोग यदि किसी अभिप्रेरक को यदि सभी लोगों में वो अभिप्रेरक पाया जाता है तो उसको आप जैविक अभिप्रेरक कह सकते हो। ये इसकी पहली विशेषता। दूसरी पढ़ेंगे मित्रों, अभिप्रेरक प्राणी में जैविक मांग अर्थात शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करे या करता हो। जैविक मांग भी कहा जा सकता है, यह शुद्ध आंतरिक संतुलन भी आप इसको कह सकते हो। साथियों जैविक मांग का मतलब क्या है? जो जीव जंतुओं की जो मांग होती है, मतलब जो उनकी ज़रूरतें होती है, यदि उनकी ज़रूरतों को कोई पूरा करता है तो वही आपका जैविक अभिप्रेरक के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है अभिप्रेरक अर्जित न हो। तो साथियों जो अभिप्रेरक अर्जित है वो तो अर्जित में आ जाएगा ना, वो जैविक में कहाँ रहेगा, क्योंकि जैविक तो जन्मजात होते हैं। जैसे भूख, कभी कोई सोचता है कि यार मुझे 10 साल तक भूख नहीं लगी थी, अब मैं ऐसा करूं कि मुझे भूख लगना चालू हो जाए, कुछ ऐसा सिस्टम कर दूं, ऐसा नहीं होता है। ये अभिप्रेरक अर्जित नहीं होते हैं। चौथी विशेषता इन्होंने बताई है जैविक मांग अर्थात शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में एक उत्तेजित अवस्था उत्पन्न होती है। जैविक अभिप्रेरक में 5 मुख्य अभिप्रेरक है जो निम्न है: भूख, प्यास, नींद, काम या यौन जिसको आप कह सकते हो, और मलमूत्र। ये जैविक अभिप्रेरक है जो जन्म से ही आते हैं और सभी व्यक्तियों में ये पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में ये अभिप्रेरक पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो साथियों इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई है, इनको आपको नोट करके लिख लेना है। अब देखिए मित्रों, अभिप्रेरक शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाए रखते हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिकों ने समस्थिति कहा है। जब किसी कारक ने से इस समस्थिति में शुद्धता या असंतुलन उत्पन्न होता है तो इससे व्यक्ति में जैविक अभिप्रेरक की उत्पत्ति होती है। साथियों नोट करके आपको यहाँ पे ये भी लिखना है कि अभिप्रेरक शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाए रखते हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? समस्थिति, मतलब समान स्थिति। एक निश्चित जो जरूरत होती है वो अभिप्रेरक वहाँ पर पूरे करते हैं, लेकिन यदि उनमें कोई असंतुलन हो जाता है तो फिर उससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसको ही जैविक अभिप्रेरक आप कह सकते हो। साथियों जैसे आपके शरीर में ऊर्जा की मात्रा कम है, भोजन आपने कर लिया लेकिन बहुत समय पहले किया था, वो मलमूत्र के माध्यम से उसकी ऊर्जा खत्म हो गई है बिल्कुल। अब देखिए उसके बाद में एक निश्चित समय बाद आपको भूख लगना चालू हो जाएगी, तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई, फिर आपका माइंड निर्देश देगा कि यार भोजन करें। तो ये क्या है? ये एक जैविक अभिप्रेरक है। सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रों भूख। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रीट के एग्जाम में। साथियों व्यक्ति को भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है। मैं कहूँगा जब आपको लिखना है ओनली समझो और जो कहूँ वो लिखते जाओ। यह व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने और उसे खाने के लिए अभिप्रेरित करती है तथा भोजन वह तत्व होता है जो भूख प्रणोद को संतुष्ट करता है। प्रणोद या अंतर्नोद भी जिसको कह सकते हो, अच्छी तरह से मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। तो भूख लगने पर आप क्या करोगे? आपको भोजन करोगे, मतलब आपको किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। भोजन क्या करेगा? आपका जो अंतर्नोद है और जो आवश्यकता है उसको पूरा कर देगा, संतुष्ट कर देगा। अब भूख की उत्पत्ति कैसे होती है? आमाशय की मांसपेशियों के संकुचन से। आमाशय में जो मांसपेशियां पाई जाती है उनमें जब संकुचन हो जाता है तो मनुष्य को भूख लगने लगती है। अब ज़्यादा डिटेल पढ़नी हो तो किसी साइंस वाले सर से आप इसकी डिटेल ले सकते हो। जो बुक में है आपको साइंस के बारे में वो ही बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ज़्यादा नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में। साथियों जब आमाशय खाली होता है तो इसमें संकुचन तेज़ी से होता है, फलस्वरूप व्यक्ति को पेट में दर्द महसूस होता है और इसके साथ भूख का अनुभव होता है। इस तरह के दर्द को भूख दर्द भी कहा जाता है।
भूख दर्द मतलब भूख लगने पर जो दर्द होता है वही भूख दर्द है यहाँ पर। तो इसे मनोवैज्ञानिकों ने भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत कहा है। तो साथियों ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लगभग यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन बन सकता है, कुछ निश्चित नहीं कह सकते, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। साथियों मनोवैज्ञानिकों ने भूख अभिप्रेरक के दो मुख्य शारीरिक आधार बतलाया है। पहला है हाइपोथैलेमस का दो क्षेत्र ऐसा होता है जिससे भोजन करने का व्यवहार का नियमन होता है तथा इस तरह से भूख प्रणोद को प्रभावित करता है। ये दो क्षेत्र है लेटरल हाइपोथैलेमस तथा वेंट्रोमेडियल और हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये दोनों एक ही है। लेटरल हाइपोथैलेमस एक फीडिंग केंद्र के रूप में कार्य करता है जो भोजन के व्यवहार को उत्तेजित करता है तथा वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस एक तुष्ट केंद्री के रूप में कार्य करता है और जब यह सक्रिय होता है तो प्राणी भोजन करना बंद करता है। दूसरा, जब व्यक्ति में चीनी की मात्रा कम हो जाती है, शुगर की, तो इससे व्यक्ति को भूख का अनुभव होता है। जब व्यक्ति लगातार कई घंटों से भोजन नहीं करता है तो इससे ईंधन की आपूर्ति स्वभावतः कम हो जाती है और यकृत के चयापचयी क्रियाओं में परिवर्तन होता है जिसकी सूचना मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को होती है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति को भूख का अनुभव होता है। तो साथियों इतनी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें हैं, ये साइंस वाले टीचर से आप पढ़ो तो बेटर रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजी में है हालांकि ये, लेकिन ये साइंस का एक भाग है साथियों, इसलिए मैं आपको यहाँ ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा। लेकिन जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है वो प्रश्न यहाँ से बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सकती है। तो साथियों नोट करके लिखिए, सबसे पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा दोनों क्या होते हैं देख। तो मित्रों टॉपिक डाल दिया होगा सभी ने, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है। देखिए ये सबसे पहली चीज़, ये भोजन संबंधी विकार के अंतर्गत आते हैं, भोजन संबंधी विकार इनको कहा जाता है। तो लिख लीजिए भोजन संबंधी विकार एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, यहाँ से ही प्रश्न आया था मित्रों, एक बना था क्वेश्चन। साथियों ये दोनों ही भोजन संबंधी विकार है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी विकृति है जिससे व्यक्ति में मोटा हो जाने का असंगत डर बना होता है, फलतः वह खाना लगभग बंद कर देता है जिससे उसके शरीर का वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है। तो साथियों पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा को लिख लीजिए। क्या होता है कि व्यक्ति को ये डर होता है कि यार मैं खाना खाऊंगा तो मैं ज़्यादा मोटा हो जाऊंगा, और इससे वो भोजन करना बहुत ही कम कर देता है और उसका वजन बहुत ही कम हो जाता है। तो इसको कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। साथियों दूसरा लिखिए बुलिमिया नर्वोसा। ये क्या होता है, देखिए व्यक्ति में बार बार खाने की असाधारण इच्छा होती है जिसके कारण वह बहुत अधिक खाता है और शरीर का वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। बार बार खाता है व्यक्ति, बार बार भोजन करने की उसकी इच्छा होती है और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है बुलिमिया। वो नहीं है, ये बुलिमिया है। ठीक है, बुलिमिया ये गलत लिखा हुआ है, बुलिमिया शब्द सही है। साथियों ये क्या है, बार बार खाना जिससे आदमी ज़्यादा मोटा हो जाता है, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा। साथियों दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों को आपको ज़रूर लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों दूसरा जैविक अभिप्रेरक पढ़ेंगे प्यास। क्या होती है प्यास, देखिए सभी को पता है प्यास लगती है तो अपन क्या करते हैं, पानी पीते हैं। प्यास एक जन्मजात अभिप्रेरक है, ऐसा नहीं है कि कोई जन्म के बाद ये सीखता है कि मुझे प्यास कैसे लगती है, ये सीखना है। जब हम कई घंटे पानी से वंचित होते हैं तो मुंह के भीतर गीलेपन में अत्यधिक कमी होने पर अर्थात मुंह सूख जाने पर हमें प्यास लगती है। प्यास की व्याख्या शारीरिक क्रियाओं के रूप में करने के लिए एक विशेष सिद्धांत जिसे डबल डिप्लेशन सिद्धांत कहा गया है, उसका भी प्रतिपादन किया गया है कि आखिर प्यास क्या है। इस सिद्धांत को देखते हैं साथियों, डबल डिप्लेशन सिद्धांत। साथियों ये सिद्धांत कहता है प्यास दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है, एक है कोशिकाओं में पानी का कमी हो जाना तथा रक्त की मात्रा में कमी हो जाना। ये दो कारण हैं कि यदि रक्त की मात्रा में कमी हो जाती है तो व्यक्ति को प्यास लगती है ज़्यादा। जैसे आप ब्लड देते हो और आप पहली बार यदि ब्लड देते हो तो मेरी गारंटी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि रक्त की मात्रा में कमी हुई है। और यदि कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है तो भी आपको प्यास लगेगी। साथियों देखिए
जब शरीर से अत्यधिक पानी किसी कारण से निकल जाता है या ज़रूरत के अनुसार उसे पानी नहीं मिल पाता है तो शरीर की कोशिकाओं का भीतरी भाग भी सूखने लगता है। ऐसी स्थिति में हाइपोथैलेमस में एक विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका, जिसे ओस्मो रिसेप्टर या नमक रिसेप्टर कहा जाता है, उत्तेजित होकर मस्तिष्क के उच्च केंद्रों को स्नायु प्रवाह भेजकर इस बात की सूचना देता है कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, जिससे व्यक्ति को प्यास का अनुभव होता है। तो साथियों, इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर लिख लेनी है कि तंत्रिका कोशिका में एक विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका है जिसका नाम है ओस्मो रिसेप्टर या आपको नमक रिसेप्टर भी आप इसको कह सकते हो। ये ही हाइपोथैलेमस ग्रंथि को संदेश भेजती है कि शरीर में पानी की कमी हो गई है। तो नमक रिसेप्टर या ओस्मो रिसेप्टर जिसको आप कह सकते हो। साथियों, शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी स्थिति को कोशिकीय निर्जलीकरण कहा जाता है। कोशिकाओं में अगर पानी की कमी है तो इसको आप कहोगे कोशिकीय निर्जलीकरण। और शरीर में पानी की कमी हो जाने पर शरीर में खून की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे रक्तचाप ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। ब्लड प्रेशर यहाँ पर कम हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर भी आप जिसको कह सकते हो। साथियों, लो ब्लड प्रेशर होने पर इस कमी को हृदय एवं वृक्क में मौजूद वेरो रिसेप्टर द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। रक्तचाप में कमी होने से वृक्क से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ जिसे रेनिन कहा जाता है निकलता है, जिसके खून में मिलने से एक विशेष पदार्थ जिसे एनगियोटेंसिन कहा जाता है, ये गलत है, ये कहा जाता है ऐसा, एनगियोटेंसिन इसको शुद्ध कहते हैं, बनता है। एनगियोटेंसिन बनने से व्यक्ति में प्यास का अनुभव होता है और वह पानी पीना चाहता है। तो साथियों, इसमें से तो एक दो चीज़ें मैंने लिखा है, ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं था, क्योंकि एग्जाम में जो लिखा है उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है। साथियों, तीसरा प्रेरक पढ़ने वाले हैं यौन या काम, सेक्स जिसको आप कह सकते हो इंग्लिश में। साथियों, ये तीसरा जैविक अभिप्रेरक है। इसे अंशतः जैविक तथा अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। तो नोट करके लिखिए कि कौन से अभिप्रेरक को अंशतः जैविक तथा अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक कहेंगे। तो आपका आंसर रहेगा यौन या काम को अंशतः जैविक या अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक आप कह सकते हो। साथियों, यह दैहिक अवस्थाओं पर आधारित होता है तथा इसमें अन्य व्यक्ति सम्मिलित होता है तथा यह व्यक्ति के सांवेगिक पहलू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यही कारण है कि इसे जैव सामाजिक अभिप्रेरक कहते हैं। तो साथियों, देखिए, जो यौन या जो काम अभिप्रेरक है ये क्या है, इसमें दूसरे व्यक्ति की भी जरूरत पड़ती है। क्या लिखा है, इसमें अन्य व्यक्ति सम्मिलित होता है और ये संवेगात्मक रूप से एक पहलू माना जाता है। इसलिए साथियों, इसको जैव सामाजिक अभिप्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। तो जैव सामाजिक अभिप्रेरक किसे कहते हैं, यौन या काम को। मित्रों, यह एक जैविक अभिप्रेरक के रूप में भी अन्य जैविक अभिप्रेरकों से इस अर्थ में भिन्न है कि यह जीवन के अस्तित्व को संपोषित करने के लिए अन्य जैविक अभिप्रेरकों के समान आवश्यक नहीं है। देखिए, किसी को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है अगर आदमी को जिंदा रहना है। लेकिन यौन या काम वाला जो अभिप्रेरक है वो जरूरी नहीं है कि वो जब संतुष्ट हो या पूर्ण हो तभी आदमी जीवित रहेगा, उसके बिना भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। यौन अभिप्रेरक में शरीर में किसी तत्व की कमी नहीं होती है तथा यौन अभिप्रेरक की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित संवेदी उद्दीपकों से अधिक होती है, जबकि अन्य जैविक अभिप्रेरकों में ऐसा नहीं के बराबर होता है। तो साथियों, ये जो यौन अभिप्रेरक है इसकी उत्पत्ति वातावरण में जो उद्दीपक दिखाई देते हैं उन उद्दीपकों को देख कर के इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति आंतरिक बाद में होती है, पहले उसके सामने उद्दीपक आता है, जबकि भूख लगना ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। साथियों मित्रों, यौन अभिप्रेरक का संबंध यौन ग्रंथि या गोनाड्स से होता है। पुरुषों में यौन ग्रंथि को अंड ग्रंथि तथा महिलाओं में यौन ग्रंथि को अंडाशय या डिंब ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में यौन ग्रंथि तरुणावस्था से सक्रिय हो जाता है, जो लड़कियों में 11 से 13 तथा लड़कों में 12 से 14 साल की अवधि सामान्यतः होती है। तो नोट करके लिखिए, लड़कियों में यौन ग्रंथि कब विकसित होती है, 11 से 13 वर्ष में, और लड़कों में यौन ग्रंथि विकसित होती है मित्रों 12 से 14 साल की आयु में। तो ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है आपके। पुरुष तथा महिला यौन ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। स्त्री हार्मोन में एस्ट्रोजन प्रमुख है तथा पुरुष हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन प्रमुख है। तो नोट करके इसको भी लिखना है कि स्त्री हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, और पुरुष हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। मित्रों,
स्त्री हार्मोन तथा पुरुष हार्मोन्स दोनों में ही अर्थात स्त्री तथा पुरुष में भी पाए जाते हैं। अंतर सिर्फ मात्रा का होता है। स्त्री में स्त्री हार्मोन पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है, उसी तरह पुरुष में पुरुष हार्मोन स्त्री की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। देखिए, जो यौन हार्मोन्स हैं वो केंद्रीय तंत्रिका के साथ अंतःक्रिया करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका का भाग विशेषकर हाइपोथैलेमस अग्रवर्ती पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे एक ऐसा हार्मोन्स निकलता है जो यौन ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि दोनों को ही प्रभावित करता है, जिससे फिर यौन हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। इसके बाद यौन हार्मोन्स खून में मिलकर पुनः हाइपोथैलेमस में पहुंचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यौन उत्तेजना में संलिप्त तंत्रिका नेटवर्क उत्तेजित हो जाता है। हाइपोथैलेमस का विशेष क्षेत्र जो इस नेटवर्क को उत्तेजित करने में अहम भूमिका निभाता है उसे प्रीऑप्टिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपको नोट करके लिखना है कि हाइपोथैलेमस का क्षेत्र जो यौन नेटवर्क को उत्तेजित करने में अहम भूमिका निभाता है उसे प्रीऑप्टिक क्षेत्र कहते हैं। साथियों, अगला जैविक अभिप्रेरक पढ़ेंगे जिसका नाम है नींद। प्राणी के लिए नींद चौथा महत्वपूर्ण जन्मजात अभिप्रेरक है और नींद दो प्रकार की होती है, तीव्र आंख गतिक नींद और अतीव्र आंख गतिक नींद। दोनों को लिख लेना है। नींद के कितने प्रकार है? तीव्र आंख गतिक नींद और अतीव्र आंख गतिक नींद। मित्रों, इसको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैंने जो पहले पढ़ाया है अभी कुछ देर पहले वो भी इतना डिटेल से पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन चलो किताब चल रही है तो उसको एक बार पढ़ दिया, वो चीज़ें आपके लिए इतने ज़्यादा मायने नहीं रखती है। साथियों, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर आप तीव्र आंख गतिक नींद और अतीव्र आंख गतिक नींद इतना ही आपको लिखना है, यही ठीक है। नींद सभी को आती है, जब व्यक्ति थक जाता है, थकान उसको अनुभव होती है तो फिर वो कहीं पे आराम करना चाहता है और आराम के साथ ही उसे नींद भी आ जाती है। अब पढ़ने वाले हैं सामाजिक अभिप्रेरकों को, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए देखते हैं सामाजिक अभिप्रेरक। तो साथियों टॉपिक डालिए अब मनोसामाजिक अभिप्रेरक, साइको सोशल मोटिव जिसको आप कहते हो, मनोसामाजिक अभिप्रेरक। लिख लिया सभी ने? मनोसामाजिक का मतलब है जो अभिप्रेरक मानसिक और सामाजिक हो, वही क्या कहलाते हैं? साइकोसोशियल, मनोसामाजिक। मित्रों, मनोसामाजिक अभिप्रेरक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है संबंधन अभिप्रेरक, एक होता है शक्ति अभिप्रेरक और एक होता है उपलब्धि अभिप्रेरक। ये तीन प्रकार इस बुक में बताए हैं, तो तीनों को पढ़ने वाले हैं। शक्ति अभिप्रेरक को भी पढ़ेंगे, संबंधन अभिप्रेरक को भी पढ़ेंगे और उपलब्धि अभिप्रेरक को भी आज ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, मनोसामाजिक अभिप्रेरक को। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हैं वो कराने वाले हैं। मित्रों, मनोसामाजिक अभिप्रेरकों को अर्जित अभिप्रेरक भी कहा जाता है, जो व्यक्ति में जन्म से तो मौजूद नहीं होते हैं, परंतु व्यक्ति जिसे अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है। यह अभिप्रेरक कुछ ऐसे होते हैं जिसके बिना व्यक्ति जैविक रूप से तो जिंदा रह सकता है, परंतु सामाजिक रूप से उसका जीवित रहना संभव नहीं है। तो क्या होते हैं? देखिए, बिल्कुल इस पैरा में ही क्लियर हो गया कि मनोसामाजिक मतलब जो अर्जित किए जाते हैं, जो पर्यावरण के कारक जो होते हैं उनके द्वारा उनसे अर्जित किए जाते हैं, जो समाज में व्यक्ति को सामाजिक बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, वही कहलाते हैं मनोसामाजिक अभिप्रेरक। मित्रों, ऐसा अभिप्रेरकों को सामाजिक अभिप्रेरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति इन्हें समाज से, परिवार से, पास पड़ोस से, स्कूल से, कॉलेज के साथियों से आदि के बीच रहकर इनको सीखता है, इसलिए इनको मनोसामाजिक अभिप्रेरक या सामाजिक अभिप्रेरक इसको कहते हैं। तो पहला लिख लीजिए, मनोसामाजिक अभिप्रेरक में पहला आता है संबंधन अभिप्रेरक। तो टॉपिक डालिए, सबसे पहले संबंधन अभिप्रेरक पढ़ेंगे, फिर शक्ति अभिप्रेरक पढ़ेंगे और फिर उपलब्धि अभिप्रेरक पढ़ेंगे। डाल लिया सभी ने टॉपिक संबंधन अभिप्रेरक। शुरू करते हैं। समाज में संबंधन मतलब क्या है? संबंध, रिलेशन जिसको आप कहते हो ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो संबंध है वही चीज़ है ये। समाज में संबंध की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है क्योंकि बिना संबंध के व्यक्ति समुदाय में नहीं रह सकता। आप कोई कहते हो कि मेरा ये लगता है, मेरा ये वो है, मेरा ये लगता है, मेरा ऐसा है वैसा है, तो ये क्या है? ये रिलेशन ही तो है। ये प्रतिदिन हमें दूसरों के साथ की या मित्रों की आवश्यकता होती है, या हम दूसरों के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाना चाहते हैं। कोई भी सदैव अकेले नहीं रहना चाहता है। व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य, क्योंकि वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है
वो अकेला रहना पसंद नहीं करता है, वो किसी मित्रों के साथ में या दोस्तों के साथ में, आप कुछ भी कह लो, इनके साथ रहना वो पसंद करता है। जैसे ही लोग परस्पर आपस में कुछ समानताएं देखते हैं, वे एक समूह बना लेते हैं। समूह का निर्माण अथवा सामूहिकता मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अक्सर लोग दूसरों के निकट पहुंचने, उनकी सहायता प्राप्त करने तथा उनके समूह का सदस्य बनने के लिए घोर प्रयास करते हैं। दूसरों को चाहना तथा भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को ही संबंधन कहते हैं। भौतिक रूप से मतलब खुद प्रत्यक्ष रूप से आप किसी के निकट आते हो, मानसिक रूप से किसी के निकट आते हो, इसको ही क्या कहा जाता है? संबंधन कहा जाता है। संबंध इसी को आप कहते हो। इसमें सामाजिक संपर्क की अभिप्रेरणा अंतर्निहित है। संबंधन की आवश्यकता उस समय उद्दीप्त होती है जब लोग अपने को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं, और उस समय भी जब वे प्रसन्न होते हैं। जिन व्यक्तियों में यह आवश्यकता प्रबल होती है वे दूसरों का साथ खोजते हैं तथा दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। साथियों, एक बहुत ही शानदार लाइन मुझे इसमें देखने को मिली कि संबंधन अभिप्रेरक की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कब होती है? जब आप किसी संकट में हो, तब आप सोचते हो कि यार मेरा वो दोस्त या मेरे परिवार वाले मेरे साथ होते तो आज मैं ऐसा कर देता। या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर प्रसन्न हो और अपनी प्रसन्नता शेयर करना चाहते हो, तब भी आपको अपने सगे संबंधियों की याद आ जाती है। दूसरा पढ़ेंगे मित्रों, शक्ति अभिप्रेरक। शक्ति अभिप्रेरक एक अन्य सामाजिक अभिप्रेरक है। दूसरे के संवेग या व्यवहार पर चेतन या अचेतन रूप से प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को सामाजिक सत्ता की संज्ञा दी जाती है। देखिए, कई सारे लोग होते हैं जिनमें शक्ति अभिप्रेरक पाया जाता है, जो दूसरे व्यक्तियों पर अपना जो फैसला है वो कोई फैसला सुनाते हैं और उस फैसले को सभी माने। ऐसा सभी लोग सोचते हैं कि भाई मैंने जो कहा वो सभी लोग माने, मेरी बात को कोई टाले नहीं। तो ये क्या है? ये एक शक्ति अभिप्रेरक है। शक्ति अभिप्रेरक के विभिन्न लक्ष्य हैं, जैसे प्रभाव डालना, नियंत्रण करना, सम्मत कराना, नेतृत्व करना, दूसरों को मोहित कर लेना, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण दूसरों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना। ऐसे लोगों में कौन सा अभिप्रेरक पाया जाता है? शक्ति अभिप्रेरक। जैसे कई नेता होते हैं, कोई नेता बोलता है लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता है, लेकिन कोई नेता ऐसा होता है जो बोलता है और हजारों लाखों लोगों को वो अपने एक भाषण में सम्मोहित कर देता है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर शक्ति अभिप्रेरक ज़्यादा होता है। मित्रों, वैसे लोग जिनमें शक्ति अभिप्रेरक अधिक होता है, इस अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति निम्नांकित ढंग से करते हैं। आप कैसे पहचान करोगे कि किसमें शक्ति अभिप्रेरक है? तो उसकी पहचान निम्न रूप से हो सकती है। जिसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं, खेल कूद में अधिक वो भाग लेते हैं। निम्न सामाजिक स्तर के लोगों के प्रति अधिक आवेगशील तथा आक्रमणशील व्यवहार दिखलाना, कि जो निम्न सामाजिक स्तर के लोग हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। किसी संस्थान में ऐसा पद ग्रहण करना जहां से वे आसानी से दूसरों पर नियंत्रण रख सके। जैसे आप सपोज कीजिए किसी विद्यालय में हो तो वहाँ हेडमास्टर की पोस्ट पे हो और सभी लोग आपकी बातें माने, तो ये भी, उसमें भी शक्ति अभिप्रेरक मौजूद है। फिर अनेक प्रकार की सामग्रियां इकट्ठा करना, ताकि दूसरे लोग जब इनके घर आए तो उन सभी सामानों को देखकर उसे अधिक धनी होने का अंदाज आसानी से कर सके। खास पेशा जैसे शिक्षण, व्यापार आदि में अधिक जाना, ताकि उन्हें बहुत से लोगों पर नियंत्रण करने का मौका मिल सके। तो साथियों, इस प्रकार आप शक्ति अभिप्रेरक की पहचान कर सकते हो। किसी राजनीतिक दल के नेता के रूप में अपने आप को आकर्षक तथा अनुशासित करके रखना तथा कम लोकप्रिय लोगों से संबंध रखना, क्योंकि ऐसे लोगों को नियंत्रित करना काफ़ी आसान होता है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों से संबंध क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो जो छोटे लोग हैं वो बड़े लोगों की हर बात मानेंगे। तो उनमें क्या है? उनमें शक्ति अभिप्रेरक है साथियों। अगला अभिप्रेरक आता है उपलब्धि अभिप्रेरक, अचीवमेंट मोटिव आप इसको कह सकते हो। साथियों, उपलब्धि अभिप्रेरक से तात्पर्य श्रेष्ठता के एक खास स्तर प्राप्त करने की इच्छा से होता है, कि मैं बहुत ऊंचे पद पर रहूं, बहुत ऊंचे स्तर पर रहूं। मतलब उस व्यक्ति में उपलब्धि अभिप्रेरक है। कोई कहता है मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे बहुत ही बड़ा अधिकारी ऑफिसर या कोई अन्य जो बड़े पद पर हो, जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हो, ये सभी चीज़ें उपलब्धि अभिप्रेरक करवाता है। कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक या श्रेणी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं, क्योंकि अच्छे अंक या श्रेणी उनके लिए उच्च शिक्षा और बेहतर नौकरी का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो साथियों, उन लोगों में भी कौन सा अभिप्रेरक पाया जाता है?
शक्ति अभिप्रेरक। उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की यह आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। साथियों नोट करके लिखिए, उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की यह आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। उपलब्धि की आवश्यकता जिसे NACH मतलब नीड अचीवमेंट भी कहते हैं, नीड अचीवमेंट भी आप इसको कह सकते हो। व्यवहारों का अर्जन एवं निर्देशन करती है तथा परिस्थितियों के प्रत्यक्षण को प्रभावित करती है। सामाजिक विकास के शुरू के वर्षों में बच्चे उपलब्धि अभिप्रेरक को माता पिता तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से अर्जित करते हैं। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति ऐसे कृत्यों को वरीयता देते हैं जो मध्यम कठिनाई स्तर तथा चुनौती वाले हो। उनमें अपने निष्पादन के संबंध में जानकारी या पुनर्भरण प्राप्त करने की इच्छा सामान्य से अधिक होती है। वो चाहते हैं कि मैं जो सामान्य जो लोग हैं वो नहीं करके कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं जिससे लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे श्रेष्ठ माने। तो साथियों ऐसे लोगों में कौन सा अभिप्रेरक होता है? उपलब्धि अभिप्रेरक। बाकी का कल पढ़ेंगे, लेकिन इसके जो MCQs हैं उनको देख लेते हैं। तो साथियों इसके प्रश्नों को देखते हैं और कमेंट करके जाए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और प्रश्न आपको कैसे लगे, क्लास कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। तो शुरू करते हैं इस प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 आता है, अभिप्रेरणा में अभिप्रेरण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 और 4। साथियों राइट आंसर है अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 2 प्रकार है, जैविक अभिप्रेरणा और मनोसामाजिक अभिप्रेरणा। मित्रों दूसरा प्रश्न देखेंगे, जैविक अभिप्रेरक के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन आपको यहाँ पर देखना है। ये जन्मजात होते हैं, ये जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इन्हें शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं और सभी कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर बताइए कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है एक बार सोचिए फिर आप आंसर दीजिए। साथियों राइट आंसर है चौथा विकल्प। कैसे बताता हूँ। जैविक अभिप्रेरक के संबंध में असत्य कथन आपसे पूछा है तो असत्य देखना है, ये जन्मजात होते हैं, ये तो सही बात है, तो फिर आपका ये आंसर नहीं रहेगा। ये जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ये भी सही बात है, तो फिर ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। इन्हें शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं, ये भी सही बात है। असत्य क्या है? नहीं, ये तीनों ही असत्य नहीं है। और चौथा है सभी कथन सत्य नहीं है, मतलब ये जो 3 कथन है ये सत्य नहीं है। भाई ये तो सत्य है, मतलब ये जो चौथा कथन है ये क्या है? असत्य है, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, एक ऐसी विकृति जिसमें व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना रहता है, फलतः वह खाना लगभग बंद कर देता है, कहलाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, भूख का स्थानीय उद्दीपक और शुद्ध आंतरिक असंतुलन। तो साथियों इसको कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। बता दिया था, अच्छी तरह से इसको पढ़ा था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, किस विकार में व्यक्ति में बार बार खाने की इच्छा होती है जिसके कारण वह बहुत अधिक खाता है और शरीर का वजन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है? इसे क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, लेटरल हाइपोथैलेमस और रिसेप्टर। तो साथियों इसको कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, किस अभिप्रेरक को अंशतः जैविक और अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक कहते हैं? भूख, प्यास, यौन और नींद। तो साथियों राइट आंसर है यौन या काम को अंशतः जैविक और अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। ये भी अच्छी तरह से मैंने आपको नोट करके लिखाया होगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, मनोसामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है संबंधन अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक और उपरोक्त सभी। साथियों राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये जो तीनों विकल्प हैं, प्रथम, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही मनोसामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, पुरुषों में यौन अभिप्रेरक सक्रिय हो जाता है 11 से 13 वर्ष की उम्र में, 8 से 10 वर्ष की उम्र में, 12 से 14 वर्ष की उम्र में और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर है 12 से 14 वर्ष की उम्र में सामान्यतः पुरुषों में यौन अभिप्रेरक सक्रिय हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। कुछ विशेष आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए।